आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि आजकल भारत में सियासत बहुत चल रही है। अभी सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल को लेके सियासत चल रही है, बड़ी दिक्कत है। और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भैया जहां पे भी छात्र आंदोलन करने लगते हैं ना, समझ लीजिए वहां से सरकार का बुरा दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि इसी स्टूडेंट मूवमेंट ने 1973 में सरकार गिरा दी थी। जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए थे ना, तो जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो हम यहां पे देखते हैं कि स्टूडेंट जो देश का युवा होता है ना, उसके पास बहुत ताकत होती है। सब कुछ सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेके हो रहा है। लेकिन सर, आप क्या यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की बायोग्राफी कवर करने आए हो कि सीएबी के बारे में बताने आए हो? दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सीएबी को लेके बहुत ज्यादा हमलावर हैं। ओवैसी जी के बारे में बात करें तो इंटेलेक्चुअल हैं, इनसे बहस करना, डिबेट करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि हर मामले में असदुद्दीन ओवैसी की जो राय होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, संविधान के हिसाब से कैसे क्या होना चाहिए था। अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी एक इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, लेकिन कभी कभी क्या अक्सर ये कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। तो अब आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बायोग्राफी कवर कर रहा हूं। बीते हफ्ते मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पीयूष गोयल जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन सबकी बायोग्राफी कवर की। तो आज हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ते हैं, आज हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे। कल ही मैं इनकी डिबेट देख रहा था दोस्तों, बहस देख रहा था आज तक पे। अंजना ओम कश्यप जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। वैसे तो सारे पॉलिटिकल लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सबके आर्टिकल्स और डिबेट में देखते ही रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी को भी फॉलो करता रहता हूँ। तो उसमें मुख्तार अब्बास नकवी आए थे और इस तरफ ओवैसी जी थे। मुख्तार अब्बास नकवी जी आपको पता ही है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है देश के, और ओवैसी जी भी काफी बड़े लीडर हैं। कुछ भी कहिए, ओवैसी जी मुख्तार अब्बास नकवी पे भारी पड़ गए। सिटीजंस अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर जो सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अब्बास नकवी के पास जवाब नहीं था। ऐसी अपेक्षा वैसे उनसे नहीं की जाती, क्योंकि आप माइनॉरिटी मिनिस्टर है तो आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। बहरहाल, हम ओवैसी जी की बात करेंगे आज। सिर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो वैसे आपको बता दूं कि ओवैसी जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। 13 मई 1969 को इनका जन्म हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्निसा बेगम, इनके जो दादाजी हैं अब्दुल वाहिद ओवैसी, आपको बता दूं इनको मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है ना, MIM, या फिर AIMIM, इसके आगे बस ऑल इंडिया लगा दीजिए। 1957 को इनके जो दादाजी हैं अब्दुल वाहिद ओवैसी, ये पार्टी का कार्यभार इनको दिया गया था। MIM की भी दोस्तों बड़ी जबरदस्त इतिहास है, इनकी भी बड़ी मतलब हिस्ट्री जो है वो काफी अनस्टेबल है। 1927 में ये पार्टी को बनाया गया था। ऑपरेशन पोलो जब हैदराबाद में लॉन्च हुआ था ना, बेसिकली ये पूरी हैदराबाद की पार्टी है। ठीक है, वहां के जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है, मतलब जो मुस्लिम है, माइनॉरिटीज तो वहां पे नहीं बोलेंगे, जो मुस्लिम है वहां पे, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो भैया हैदराबाद को अलग करना है, एक अलग देश बनाना है। उस समय हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पूरा का पूरा एक देश था, बहुत बड़ा था दोस्तों। ठीक है ना, कर्नाटक के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, फिर सेंट्रल इंडिया, तो उसको पूरा अगर हम एक साथ ले लें तो वो हैदराबाद रिप्रेजेंट करता था। वैसे ऑपरेशन पोलो और इंडिया का जो सारी रियासतें हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, वो उस पर मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। तो वहां पे उस चीज के लिए कि हैदराबाद को अलग देश बना दे, उसके लिए MIM बहुत ज्यादा एक्टिव थी। और भैया कासिम रिजवी, वही कासिम रिजवी धमका के आगे थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला अच्छा बेटा हमको धमका रहे हो, तुम्हारे बाप हैं हम। कासिम रिजवी को ऐसा दौड़ाया, ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया, 5 दिन के अंदर हैदराबाद भारत में आ गया और कासिम रिजवी को जेल भेज दिया गया। तो उस समय MIM बहुत ज्यादा एक्टिव थे और उसका क्या काम था कि भैया किसी तरीके से हैदराबाद को अलग देश बना दे। लेकिन 1948 में MIM को बैन भी कर दिया गया था, 1948 में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1948 से लेकर 1957 9 साल तक कासिम रिजवी को जेल हो गई, क्योंकि उसने पूरी एक फौज बना दी थी ना, रजाकार जिनको नाम दिया था। और ये जरा रजाकार ने ऐसी लूट खसोट हिंदुओं को, और इसमें मुस्लिम भी बहुत ज्यादा मारे गए थे, ऐसी लूट खसोट इन्होंने स्टार्ट की थी कि बड़ी दिक्कत हो गई थी।
तो 9 साल तक हम ये देखते हैं कि कासिम रिजवी जेल में रहा। उसके बाद जैसे ही वो छूट के आया, पाकिस्तान भाग गया। फिर 1957 के बाद जो मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, MIM, इसका कारोबार ओवैसी जी के दादाजी अब्दुल वाहिद ओवैसी जी को मिल गया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस पार्टी को संभाला, तब यह पार्टी स्टेबल हुई। और उसके बाद हैदराबाद क्या, जहां जहां पे भी सिर्फ मुस्लिम नहीं, अगर हिंदू भी हैं तो उनको भी साथ में लेके चलो, ठीक है ना। तो ये हालांकि हमने देखा है दोस्तों कि आजादी के बाद बहुत सारे पार्टीज पे बैन लगाया गया था, RSS भी उनमें से एक थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे बैन हटा लिया गया, जैसे जैसे इनकी आइडियोलॉजी बदली। तो भैया इनके दादाजी अब्दुल वाहिद ओवैसी एक लॉयर थे। वैसे इनकी पूरा परिवार में ही बहुत सारे लॉयर्स हैं, ठीक है। इनके पिताजी सलाहुद्दीन ओवैसी, ये भी पॉलिटिशियन थे, ठीक है। हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ते थे। 2004 तक इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी के लिए इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। 2008 में इनका देहांत हो गया, इनके पिताजी, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हैदराबाद की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसको पहले निजाम कॉलेज बोला था, वहां से इन्होंने अपना BA कंप्लीट किया, ठीक है। क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते थे, आपको बता दो, बहुत बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं। अंडर-25 क्रिकेट टीम में भी इनका सिलेक्शन हुआ और बॉलिंग फास्ट बॉलर रहे हैं, बैट्समैन नहीं थे ये, बहुत ही बेहतरीन। विजी ट्रॉफी में भी ये खेले हुए हैं और साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम में भी इनका सिलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं क्रिकेटर भी बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। इनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। वो बयान दोस्तों कोई भी नहीं भूला है, जब इन्होंने बोला था कि एक बार सारे मुस्लिमों को छोड़ दो और उसके बाद फिर हम दिखा देंगे, एक बार ये कानून हटा लो, उसके बाद हम दिखा देंगे कि कौन किसका बाप है। इस तरीके से कुछ उन्होंने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल भी हुई थी। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के, ठीक है। और इनके जो यंगेस्ट ब्रदर हैं बुरहानुद्दीन ओवैसी, वो इत्तेमाद के एडिटर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है। जेल भी हुई थी अकबरुद्दीन ओवैसी को, जेल भी गए थे अपने बयान के लिए। ओवैसी की अगर बात करें तो फारहीन कुवैसी से इनकी शादी हुई है। 6 बच्चे हैं इनके, 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको नाकिबे मिल्लत बुलाते हैं भैया, लीडर ऑफ द कम्युनिटी। वैसे अगर आप इनकी बहस देखें तो वाकई में लीडर ऑफ द कम्युनिटी मिलते हैं। इन्होंने एक चीज बताई थी, जब CAB पे ये सवाल उठाए जा रहे थे और अभी भी उठाए जा रहे हैं, तो जब CAB पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये चीज बताई थी कि ये तो मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की बात हो रही है, ठीक है। CAB की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि किस तरीके से ये जो बिल है, वो जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो 6 माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, 6 कम्युनिटीज हैं, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, उस और भी हैं, 6 कम्युनिटीज हैं टोटल, मुस्लिम नहीं है उसमें। तो अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो भारत में आके रह सकते हैं, भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये NRC को छुपाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि NRC प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाया तो CAB ले आओ, ठीक है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी इसको बोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है, भाई उनका भी तर्क सही है। देखिए यहां पे हम दोनों, क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों व्यू साथ में लेके चलने हैं। तो जो अगर हम बीजेपी का देखें तो वो क्या बोल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वैसे नहीं बोल रहे हैं ज्यादा, अमित शाह जी बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, सिखों का जो परसिक्यूशन हो रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, बांग्लादेश में भी इतने लोगों को मारा जा रहा है, कन्वर्जन हो रहा है वहां पे, तो उनको अगर हम नागरिकता दे रहे हैं तो क्या बुरा है। अब भाई ये बिल्कुल बात सही है। 23% पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी थी 1947 के बाद से, वो 3% से भी कम रह गई है। तो भाई बात तो सही है, लेकिन इधर इनकी भी बात सही है कि आप मुस्लिमों को भी दो ना, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान में भी परसिक्यूशन होता है। मैंने अब्दुल सलाम की बायोग्राफी रिव्यू की थी। अब्दुल सलाम अहमदिया मुस्लिम थे। अब्दुल सलाम, पाकिस्तान अगर आज एक न्यूक्लियर पावर है तो अब्दुल सलाम की वजह से है, लेकिन वो एक अहमदिया मुस्लिम है। मरते मरते बच्चे थे, उनको बाहर रहना पड़ा था, पाकिस्तान में नहीं रहना पड़ा था। जियाउल हक जब आए थे भागना पड़ा था उनको। तो अहमदिया मुस्लिम को भी वहां पे परसिक्यूट किया जा रहा है, और बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज है जो वहां पे परसिक्यूटेड है, उनको मारा जा रहा है। तो आप उनको भी दो ना, क्योंकि ये तो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, कि लॉ सबसे पहले हर कोई इक्वल है यहां पे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे तो धर्म आ गया, कानून से पहले धर्म आ गया ना, क्योंकि आपने एक जो ग्रुप है मुस्लिमों को आपने इससे अलग रखा है, तो इसका मतलब ये है
कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ये दोनों के व्यूज हैं, ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन डेफिनेटली संविधान की अगर बात करें तो ये संविधान के खिलाफ तो है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना ही जाना है दोस्तों। अब यहां पे कल असदुद्दीन ओवैसी ने एक चीज बोली थी, अगर आपको बहुत ही आसानी तरीके से सीएबी समझना है तो उन्होंने बहुत आसानी से समझा दिया था कि जैसे मान लीजिए एक हिंदू है, ठीक है, ठीक है, और एक मुस्लिम है। तो मान लीजिए कि हिंदुओं का एनआरसी में नाम नहीं आया तो वो क्या है, सीएबी में आ सकते हैं, ठीक है ना, सीएबी में आ सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं को यहां पे क्या है, सीएबी में, सीएबी के अंदर, इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर नागरिकता के प्रावधान है कि आप 6 साल में नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम का नाम एनआरसी में नहीं आ रहा है तब आप सीएबी में नहीं जा सकते, क्योंकि मुस्लिम तो सीएबी में इंक्लूड है ही नहीं, तो आपको भटकना पड़ेगा। तो भैया अब आपके जो दादाजी हैं उनको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे कि हम भारत के नागरिक थे। अब भैया इनके दादाजी जो हैं या कोई भी जो एंसेस्टर्स हैं वो कहां से लेके आएंगे। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक मुस्लिम बहुत बूढ़ा था, वो रो रहा था कि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में बाढ़ आ गई, सारे दस्तावेज डूब गए। अब वो कहां से साबित करे कि वो भारत का नागरिक है, बल्कि वो आजादी के बाद से ही भारत में रह रहा है, ठीक है। तो ये एनआरसी को ढकने से, क्योंकि एनआरसी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाया, 19 लाख लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आया, तो उसके लिए सीएबी लाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें मुस्लिमों को इंक्लूड। तो यहां पे वैसी ने बोला, ये तो एथनिक, बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि सेकंड क्लास सिटीजन मुस्लिमों को बनाया जा रहा है और एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही है। अब दोस्तों एथनिक क्लेंजिंग ये बहुत ही बड़ा शब्द उन्होंने बोल दिया, यानी कि ये तो एक जेनोसाइड की तैयारी हो रही है अगर ओवैसी के हिसाब से देखें। इधर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जरूरी है ये बिल, ठीक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है हम उनको, हमारा ये फर्ज बनता है। दोस्तों ये भी बात सही है कि जब आप इंटरव्यूज देखेंगे हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरीके का वहां पे व्यवहार किया जाता है। तो भैया दोनों ही तरीके, आपको दोनों पक्ष रखने हैं, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अब हम वापस इंटरव्यू की बात कर ली, वापस आते हैं इनकी बायोग्राफी पे। वैसे इनकी बायोग्राफी का ही पार्ट था जो मैं बता रहा था। तो ओवैसी ने जो पॉलिटिकल डेब्यू हुआ ये 1994 में किया। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं ये लंदन में पढ़ाई किए थे, बैरिस्टर हैं ये, ठीक है। आपको पता ही है ना कि अगर आप जाके इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं लॉ की, तो आप जब वापस लौटेंगे तो आपको बैरिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे बैरिस्टर की, मतलब लॉ की पढ़ाई की, बैरिस्टर बन के लौटे और उसके बाद इन्होंने 1994 में आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्शन लड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी का जो कैंडिडेट था उनको हराया, 97,000 वोट से हराया। ओवैसी को टोटल 126,000 वोट इलेक्शन में मिले थे, अरे मतलब 1,26,000, तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। आपको बता दूं कि हैदराबाद से ओवैसी अभी तक जीतते आ रहे हैं, इनके परिवार की ही कंस्टिट्यूएंसी है। परिवारवाद दोस्तों ये मुझे बड़ा खराब लगता है, मेरिटोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। परिवारवाद, वंशवाद हर पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी में भी परिवारवाद आपको देखने को मिलेगा, कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हैं, ओवैसी की भी जो पार्टी है AIMIM उसमें भी परिवारवाद। मेरिटोक्रेसी क्यों नहीं है, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, जो काबिल है उसको लीडर प्रोजेक्ट करो ना, सीधी सी बात है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि 1999 तक, मतलब 1999 में फिर इन्होंने इलेक्शन जीता। 2004 में इनके पिताजी ने, ठीक है, इनके पिताजी असदुद्दीन ओवैसी के जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी सीट, हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2004 से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा से इलेक्शन लड़ा और वहां से वो अभी तक जीतते हुए आ रहे हैं, MP हैं वो, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2004 अब जो असेंबली की सीट थी वो सैयद अहमद पाशा क्वादरी को ही, जो कि AIMIM के सेकंड इन कमांड है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने जो हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी को लोकसभा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं है और अब यहां से मेरा बेटा लड़ेगा। वैसे भी आपको बता दूं कि इस कंस्टिट्यूएंसी में, हैदराबाद में 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2004 में जब असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन लड़ा तो वो जीते, और उसके बाद 2009 में इलेक्शन हुआ, 2009 में भी जीते, लाखों लाखों वोट से जीते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा कम रहता है। 2014 में इलेक्शन लड़ा, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। तो लगातार जब भी हैदराबाद से इलेक्शन लड़ते हैं ओवैसी, वैसे हैदराबाद से ही लड़ रहे हैं, हमेशा जीतते हैं, काफी पॉपुलर है वो। अगर ओवैसी की बात करें, 2014 में इनको संसद रत्न अवार्ड दिया गया था, संसद रत्न अवार्ड दिया गया था।
1080 क्वेश्चन पूछे थे, 292 एवरेज है, ठीक है ना, कि 292 लगभग इतने सवाल पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। ये क्राइटेरिया है अगर किसी को भी संसद रत्न अवार्ड चाहिए, लेकिन उन्होंने 1000 से ऊपर सवाल पूछे, कमाल है। आप अक्सर देखते होंगे कि पार्लियामेंट में पूछते ही रहते हैं सवाल, और डेमोक्रेसी में तो सबसे अच्छी चीज होती है ना कि सवाल पूछो, जितना हो सके सवाल पूछो, डेमोक्रेसी की ये ताकत होती है। तो 1080 क्वेश्चन पूछे, 70% इनकी अटेंडेंस थी। जो नेशनल एवरेज है वो 76% है, ठीक है ना, मतलब 76% तो ये भी क्राइटेरिया, लेकिन 70% अटेंडेंस बहुत इंप्रेसिव, जिसकी वजह से 2014 में इनको संसद रत्न अवार्ड मिला, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब मुस्लिमों तो में तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो मुस्लिम माइनॉरिटी है अगर भारत की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिमों को असदुद्दीन ओवैसी, उनकी आवाज उठाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है ना, अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानते हैं, गांधी जी से ऊपर ये अंबेडकर को रखते हैं, ठीक, ये अंबेडकर सबसे बेहतरीन है, उन्होंने हमारा संविधान लिखा और संविधान को सेक्युलर बना। तो इसमें बी आर अंबेडकर को बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने सारी माइनॉरिटीज को राइट्स दिया। और अब जो बिल हो रहा है दोस्तों, जो सीएबी आया है, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बिल अब क्या बताएं कि अगर कुछ कम्युनिटीज को वो इंक्लूड कर देते, सरकार इंक्लूड कर देती, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो दिक्कत तो काफी ज्यादा है, ठीक है। 2015 में जो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहां पे भी ओवैसी ने अनाउंस किया कि हम बिहार में भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन 6 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, एक भी सीट उनको नहीं मिली, ठीक है। तो ओवैसी का जो जादू है वो हैदराबाद में ही है और कहीं नहीं है, अगर हम देखें तो बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ेगी वैसे। हाल ही में अभी अयोध्या पे भी जजमेंट आया, आपने देखा दोस्तों, उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि हम इत्तेफाक नहीं रखते जो जजमेंट आया है, और हम इसमें अपील करेंगे, रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा रही है दोस्तों। ये काफी इनके स्टेटमेंट कभी कभी ऐसे होते हैं, ठीक है, कि ये अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये जीते, और अभी भी एमपी हैं, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। तो ये है। आई होप ये बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।